नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आज बात एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे की जिसके राजनीतिक और सामाजिक पहलू पर ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है। हम बात कर रहे हैं हरियाणा में पिछले कई दिनों से चल रहे आरक्षण आंदोलन की, जो कि जाट समुदाय को नौकरियां दिलाने, खासकर आरक्षण दिलाने की मांग पर बात हो रही है, मांग हो रही है। तमाम तरह की आगजनी, लूटपाट और तबाही के बाद अब आग कुछ ठंडी होती नजर जरूर आ रही है, लेकिन तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है, क्योंकि पत्रकारों के लिए भी वहां जाकर ज़मीनी हकीकत का पता लगा पाना अब तक मुश्किल ही रहा है। फिलहाल 1.5 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत होने की खबर है और 20 से 30 हज़ार करोड़ का नुकसान। दहशत और लूटपाट का सामना सिर्फ सरकारी संपत्ति को ही नहीं बल्कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी भारी तादाद में नुकसान हुआ है। लेकिन जो सामाजिक ताना बाना बिगड़ गया है, उसकी भरपाई बेहद मुश्किल या नामुमकिन नजर आती है। क्या राजनीतिक मायने हैं इस पूरे आंदोलन के? क्यों ये आंदोलन खड़ा हुआ? इसका नतीजा क्या होगा? और सामाजिक हिसाब से अगर देखें तो किस तरह से तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, जानने समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर निशात कैसर हैं, हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, जामिया मिलिया इस्लामिया। पुरुषोत्तम अग्रवाल हैं, प्रोफेसर रह चुके हैं और साथ ही जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, राइटर भी हैं। हिलाल अहमद हैं मेरे साथ, फेलो हैं CSDS के और समाज और राजनीति को बहुत बारीक तरीके से समझते हैं। और साथ ही ब्रज मोहन सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, न्यूज़ हेड हैं, ये PTC न्यूज़ के वरिष्ठ पत्रकार हैं। इस पूरे क्षेत्र को, हरियाणा और पंजाब को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। दशकों यहाँ से उन्होंने रिपोर्टिंग की है और नब्ज पहचानते हैं आम आदमी की यहाँ पर। सभी मेहमानों का स्वागत है। ब्रिज, मैं आपके साथ ही शुरुआत करना चाहती हूँ। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जो ताज़ा तस्वीर जो कुछ पत्रकार जाकर वहाँ से इकट्ठा करने में कामयाब रहे हैं, वो काफ़ी भयावह है, काफ़ी डराने वाली है। आप हमें क्या कुछ बता सकते हैं? देखिए, कल मैं रोहतक से और उसके पहले सोनीपत और आसपास में जो NH1 का इलाका है, उसका मैंने अपने आँखों से देखा कि वहाँ बर्बादी का जो मंज़र है वो किस तरह से है। जो एपिसेंटर है इस पूरी बर्बादी का वो रोहतक शहर है। उसका जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ पिछले 10-15 सालों में, एक तरह से कह सकते हैं कि स्मार्ट सिटी के तौर पे उभर रहा था। लेकिन बर्बादी की जो इंतहा वहाँ देखी मैंने, वो एक तरह से दिल दहलाने वाली है। पूरे शहर में जब आप जाते हैं तो शुरुआत मेरे स्कूल से हुई। सबसे पहले एक बहुत बड़ा स्कूल है वहाँ, इंडस पब्लिक स्कूल। उसको जिस तरह से ज़मींदोज़ किया गया है और स्कूल को जलाकर पूरी तरह से राख कर दिया गया है। एक तरह से जो तालिबान का हम देखते हैं जिस तरह से पाकिस्तान में या अफ़गानिस्तान के कुछ हिस्से में, उस तरह की चीज़ें मैंने हरियाणा में अपने आँखों से कल देखी है और उसकी रिकॉर्डिंग भी मैंने खुद की है। एक तरह से आप देखें कि बच्चों के स्कूल में जिसमें 36 बिरादरी जो हरियाणा के हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं। सिर्फ़ जाटों के बच्चे नहीं हैं, हर एक समुदाय के लोग हैं, हर एक धर्म के लोग हैं। और उसके ऊपर जिस तरह से अटैक हुआ कई स्कूलों के ऊपर में, तो निश्चित तौर पे ये दिखाता है कि हरियाणा किस दिशा की ओर जा रहा है लेकिन और ब्रिज के हरियाणा की राजनीति में हो क्या रहा है। ये क्या माइंडलेस मॉब थी जिसको पता नहीं था करना क्या है? उनका एजेंडा ये था कि बर्बाद करना है, क्योंकि नौकरियों की मांग करना, ये अपने बेहतर भविष्य की मांग करने के लिए इतनी तोड़ फोड़ फोड़ इतनी लूटपाट करने की क्या जरूरत है? आगजनी की भी खबरें हैं और ये भी पता चला है, जो बहुत अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत संवेदनशील भी है ये मामला, कि जो जाटों का ये आंदोलन था, जो दुकानें जली हैं, जो लोग मरे हैं, ज्यादातर इसमें नॉन जाट हैं। दुकानों का जिक्र इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने आज रिपोर्ट फाइल की है कि अगर एक साथ जो 6 दुकानें थी उसमें 5 दुकानें जली हैं और एक दुकान जो नॉन जाट की थी वो नहीं जलाई गई है। देखिए, बिल्कुल ये साफ तौर पे उभर के जो एक बड़ी तस्वीर उभर के आ रही है हरियाणा के अंदर से, वो ये दिख रहा है कि ये जाट वर्सेस अन्य, यानी एक बिरादरी वर्सेस जो 35 बिरादरी है उसके खिलाफ में ये लड़ाई दिख रही है। तकरीबन 29-30% के आसपास में वहाँ जाटों की आबादी है। और रोहतक शहर की हम बात करें, खास वहाँ शहर की, तो जिस तरह से सेलेक्टिवली वहाँ टारगेट किया गया है, बाजार के अंदर में पूछ के ये बताया गया कि फलां समुदाय का ये दुकान है, ये बाजार है, ये घर है, ये स्कूल है, ये बिजनेस प्रतिष्ठान है, उस हिसाब से उसके ऊपर अटैक किया गया। एक मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा, वहाँ रोहतक शहर के बाहर जो हिसार रोड पे 2 बड़े-बड़े शोरूम्स गाड़ियों के वहाँ थे। एक ह्यूंडई का, दूसरा फोर्ड का उसके पास में। जो ह्यूंडई की शोरूम थी उसमें 35-40 जो कारें थी, बड़ी-बड़ी, काफ़ी महँगी-महँगी कारें, उसको इसलिए जलाया गया क्योंकि दैट बिलॉन्ग टू नॉन जाट। एक नॉन जाट फैमिली का वो था। लोगों ने काफ़ी पुश्तों से जो उन्होंने पैसे इकट्ठे किए थे, उसको लेकर उन्होंने बहुत ही शानदार एक शोरूम बनाया था, जिसमें ज़्यादातर 150 के आसपास में उसमें मुलाजिम थे। उसमें तकरीबन 80-90% उसमें जाटों के बच्चे काम कर रहे थे। लेकिन आग इसलिए उसमें लगी क्योंकि वो, उसका जो ओनर था, वो जाट नहीं था। तो इस तरह से शहर के अंदर में जब आप जाएँगे, जो बर्बादी का मंज़र आप देखेंगे, ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा कि जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसके पीछे एक ट्रेंड मुझे दिख रहा है। इस हिंसा के पीछे
एक पैटर्न मुझे साफ साफ दिख रहा है। जी, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी ये पैटर्न क्या है, और बहुत अच्छी बात भी है अपने आप में ये कि इतनी ज़मीनी हकीकत शायद किसी न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट नहीं की है, जो आप हमें यहाँ बता रहे हैं राज्यसभा टीवी पर ब्रज। पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, ये बताइए फिलहाल कि ये कैसा जिस पैटर्न का जिक्र कर रहे हैं ब्रज अभी फिलहाल, ये कैसे मुमकिन हो पाया होगा? ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई होगी? क्या ये छोटे इलाकों की ये खास बात है कि शिनाख्त करना आसान होता है? किस तरह से मोबिलाइज किया गया होगा लोगों को? किस तरह समझते हैं आप इसे? देखिए मैं ये मानता हूँ, और ये चाहे ये मामला हो या कोई सांप्रदायिक दंगा हो या किसी भी तरह का दंगा हो, अपने पिछले 30-40 साल के अध्ययन और अनुभव के आधार पर ये मेरी मान्यता है कि अगर सरकार ना चाहे, अगर प्रशासन ना चाहे, तो कोई भी दंगा जो है वो 24 या अधिक से अधिक बिल्कुल। 48 घंटे से ज़्यादा चल नहीं सकता। बिल्कुल। कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट मैसेज होता है छूट का। लेकिन बहुत गंभीर बात कह रहे हैं आप जो जी, कह रहे मैं हैं। बहुत गंभीर बात कह रहा हूँ, और इसलिए दूसरे शब्दों में मैं सीधे सीधे इसके लिए हरियाणा की सरकार को और वहाँ के प्रशासन को जिम्मेवार ठहरा रहा हूँ। दूसरी बात जो ज़्यादा चिंताजनक मुझे आरफा लगती है कि जिस तरह सरकार ने पॉलिटिकली इस क्राइसिस को हैंडल किया है, उससे हमने बहुत खतरनाक मैसेज दिया है। लगभग इसी तरह की मांग गुजरात के पटेल कर रहे थे। मैं ना तो इस मांग के मेरिट डिमेरिट में फ़िलहाल जा रहा हूँ, आगे बात करेंगे, ना पटेलों के आरक्षण की मांग के मेरिट डिमेरिट में जा रहा हूँ। लेकिन जो मैसेज दिया गया है कि चूंकि उतनी अधिक हिंसा आप नहीं कर सके, दूसरे आपने यहाँ 2-3 दिन में ही इतनी भयानक हिंसा कर दी, तो सरकार आपके आगे झुक गई, आपसे बात करने को राजी है। मुझे समझ में नहीं आता कि हरियाणा के या देश के शासक इस तरह से हिंसा के सामने झुककर हम्म। किस तरह का मैसेज दे रहे हैं। यानी ये मेरे लिए अकल्पनीय है कि देश की राजधानी को पानी सप्लाई करने वाली नहर की सुरक्षा फौज के हवाले करनी पड़ी। जी। दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस उसमें असमर्थ पाई जाए और उसे फौज के हवाले आपको करना पड़े, तो मुझे लगता है कि पैटर्न जो है वो हिंसा के पैटर्न से कहीं ज़्यादा चिंताजनक हर हिंदुस्तानी के लिए, हर देशभक्त हिंदुस्तानी के लिए इस समय सोचने की बात हिंसा के पैटर्न से कहीं ज़्यादा सरकार का जो रेस्पॉन्स है उसके पैटर्न पर चिंता नहीं, तो करना अगर जो ज़्यादा आप जरूरी जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि अगर सरकार की रजामंदी जैसा लगता है कि इसमें शामिल रही, ये बात सही है कि 24 घंटे से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन अगर ना चाहे तो कुछ नहीं हो सकता, तो क्यों चाहेगी सरकार? खट्टर सरकार है। मैं फिलहाल। सरकार की रजामंदी नहीं कह हाँ, रहा हूँ, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन कहा, आप कह रहे हैं। हाँ मैंने कहा एक तो प्रशासन के कुछ तत्वों हाँ। की रजामंदी, सरकार पर मैं आरोप रजामंदी का नहीं लगा रहा हूँ, सरकार पर मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत अपरिपक्व, बहुत ही चिंताजनक ढंग से संकट को हैंडल किया गया। मैं ये कह रहा हूँ, जी, मैं ये नहीं ठीक कह है। रहा हूँ कि सरकार ये चाहती थी, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सरकार ने ठीक से चीज़ों को हैंडल हैंडल नहीं नहीं किया। किया। प्रोफेसर निशात कैसर साहब, ये बताइए कि इसको थोड़ा सा अगर सामाजिक विज्ञान की दृष्टि से हम समझने की कोशिश करें तो ये जो सबसे बड़ी बिरादरी है वहाँ पर जिसकी तादाद 29-30% है, आखिर ऐसा क्या घट रहा है जाट समुदाय में जो इतनी हिंसा, इतनी नफरत दूसरे समुदायों के लिए? पहली बार ऐसा हुआ है 2 दशकों में कि पहला नॉन जाट चीफ मिनिस्टर है। हमने गुजरात में भी ये पैटर्न देखा था कि पटेल चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद भी पटेल एजिटेशन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें आरक्षण चाहिए। क्या कहीं ना कहीं ये जो आरक्षण चाहने वाले आंदोलन है, क्या ये आरक्षण विरोधी आंदोलन भी हैं? देखिए, इसको थोड़ा सा एक तारीख़ी पस मंज़र में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मैं आधे मिनट में ये कहना चाहूँगा, ये सारा मामला कास्ट बेस रिजर्वेशन का जो है 19वीं सदी के आखिर में शुरू हुआ और 1901 में बड़ौदा के में इसका इम्प्लीमेंटेशन लिमिटेड पैमाने पर शुरू हुआ, और फिर 1932 में जब शुरू हुआ था तो हंटर और फूले वगैरह ने इस मामले को शुरू किया था, और आखिर में 1950 में शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन बाज़ाब्ता सामने। बुनियादी एतबार से ये कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का जो मसला था वो सोशल जस्टिस से जुड़ा हुआ था, और सोशल जस्टिस से इन माने में जुड़ा हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों का ये ख्याल था कि हिंदुस्तान की ज़्यादातर आबादी जो है वो किसी न किसी लो कास्ट से जुड़ी हुई है। ओबीसी हो, शेड्यूल कास्ट हो या शेड्यूल ट्राइब हो, अगरचे वो कास्ट नहीं है ट्राइब, लेकिन फिर भी वो उस ज़ुमरे में आ जाते हैं, इसलिए उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी उनको हासिल हो ताकि वो समाज के एक फुल फ्लेजेड मेंबर के तौर पर उभर के सामने आए। लेकिन ये एक मॉडल जो सामने आया, इसमें ऐतिहासिक गैर बराबरी जिनके साथ हुई है उनके लिए बात है, उनके लिए ये बात थी। जब ये मॉडल सामने आ गया तो
उसको पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के नुक्ते नज़र से पॉलिटिकल पार्टीज़ और हुकूमतों ने इस मॉडल का इस्तेमाल उन जातियों के लिए भी इस्तेमाल किया जो कि तारीख़ी एतबार से उनमें शामिल, उन नहीं। कैटेगरी में शामिल नहीं थे, और इस तरह एक नए दौर की शुरुआत हुई, और वो दौर है एक कम्पिटिटिव रिजर्वेशन पॉलिटिक्स की शुरुआत, और जिसके नतीजे में एक कम्पिटिटिव वायलेंस की शुरुआत हुई। सबसे अहम जो मसला अभी जो जाट रिजर्वेशन के ताल्लुक से जिसका जिक्र उन्होंने किया और पुरुषोत्तम ने भी किया, मेरे नुक्ते नज़र से, एक सोशियोलॉजी के स्टूडेंट के नुक्ते नज़र से सबसे अहम और ख़तरनाक बात जो है वो है वायलेंस का नॉर्मल हो जाना। किसी को वायलेंस से ख़तरा नहीं है, बल्कि वायलेंस एक ज़रिया, एक मीन्स बन गया है कोई एंड हासिल करने का, और रियासतें यानी स्टेट्स और हुकूमतें भी इसको मानने लगी हैं कि ये एक ज़रिया है, और जितना ज़्यादा जो वायलेंट होगा वो उसकी तरफ झुकाव पड़ जाए, उनकी डिमांड्स को माने जाएंगे। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि एक नए कम्पिटिटिव वायलेंस के दौर की शुरुआत हो रही है पॉलिटिकल डिमांड्स को मनवाने के लिए। काफी अहम बातें आप कह रहे हैं। अहम बात जो ये है कि आवाम में वायलेंस एक ऐसी चीज उभर के सामने आ रही है जैसे वो कोई बहुत खतरनाक चीज नहीं है, वो आम जिंदगी का हिस्सा, आम गुस्सा है शायद। हाँ। और ये पेंट अप जो गुस्सा जो भरा हुआ है उसको कहते हैं कि एक खाते का गुस्सा दूसरे खाते में लिख देना। समझ रहे हैं ना? ठीक है, ये एक मसला। हिराल अहमद साहब, ये बताइए कि ये सब तो ठीक है कि कॉम्पिटिटिव पहले रिजर्वेशन पॉलिटिक्स शुरू हुई, फिर कॉम्पिटिटिव वायलेंस हो रहा है कि कौन कितना ज़्यादा वायलेंट हो सकता है, उस हिसाब से तय होगा किसको कितना रिजर्वेशन मिल रहा है। लेकिन खट्टर सरकार क्या करती? अगर मांग नहीं मानती तो क्या करती? नहीं, ये देखिए, यहाँ मैं इसको व्यापक परिप्रेक्ष्य में रखना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हम पक्ष विपक्ष से, इसकी 3 शर्तें हैं मुझे ऐसा लगता है। पहली बात, हम इसको पक्ष विपक्ष से निकलें। दूसरा, तात्कालिक जो भी, जिस पर कि पुरुषोत्तम जी ने बहुत अच्छे से बताया कि एक्चुअली ये विफलता है, तो मेरे ख्याल से वो जवाब यहाँ से आता है। तीसरी बात जो है कि अगर हम इसको बड़े पर्सपेक्टिव में रख कर देखेंगे, तो एक बात जो निशात भाई ने कही उसको अगर मैं थोड़ा सा ट्विक करके आपके सामने रखूँ तो शायद ज़्यादा चीज़ें साफ़ हो जाएंगी। और वो ये कि जो भाषा है राजनीति की, वो विक्टिमहुड की भाषा है। पिछले ख़ास तौर से मंडल के बाद अगर आपको अपना, और इसको मंडल से पहले भी जाना चाहिए क्योंकि नेशनल मूवमेंट के अंदर हमारा संविधान जो है वो नेशनल मूवमेंट का आउटकम है, और उसमें जो भाषा है वो आंदोलन की भाषा है। इसलिए कई बार ये सवाल होता है कि हम गवर्नेंस चाहते हैं या हम आंदोलन चाहते हैं, और ये सवाल बार बार अलग अलग किस्म से आता है। तो जब आप इसीलिए आमतौर पर जो हमारी जो थ्योरी है सरकार की या गवर्नेंस की, वो बहुत कमज़ोर है। अभी भी हम अपने आप को अच्छा या पाक साफ कहने के लिए आंदोलनकारी बनना चाहते हैं। इसलिए शायद ये जो आज की सरकार है वो आंदोलनकारी सरकार है। हर कहीं पर वो एक कैंपेन मोड में नज़र आती है। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं पर जो राजनीति की भाषा थी वो विक्टिमहुड और आंदोलन दोनों से जुड़ी हुई थी। और जब ये सरकार बनी, जब ये 2014 का चुनाव हुआ और उसके बाद में विधानसभा के चुनाव हुए, तब एक बार फिर ये आंदोलनकारी सरकार बनी। जब आंदोलनकारी सरकार बनती है तब आपके पास में ये सवाल आता है कि आखिर ये आपको जब भी आंदोलन करेंगे तो आपको एक अदर क्रिएट करना पड़ेगा। अब समस्या ये है कि अदर कौन हो, क्योंकि अगर हम मुजफ्फरनगर से लेकर अभी तक की तमाम घटनाओं को देखें तो एक बात तो बहुत मोटे तौर पर स्पष्ट होती है, और वो ये कि जाट समुदाय को किसी ना किसी तरह से बीजेपी अपनी तरफ अपना मोबिलाइजेशन का एक जरिया मान रही थी। ये कहा गया मुजफ्फरनगर के अभी उपचुनाव में, ये बात बार बार कही गई है। सवाल ये है कि उसके बाद जब ये जैसे विक्टिमहुड की पॉलिटिक्स आप करते हैं और जब आप अपना बड़ा शेयर चाहते हैं, तब सवाल होता है कि यहाँ बाइनरीज में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अब कौन किसकी तरफ है ये तय नहीं है। तो आपको, क्योंकि अब देखिए राजनीति में आपकी जो है जेस्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जेस्चरिंग क्या है कि मैं हो सकता है आपसे मुखातिब हूँ, लेकिन मैं कन्वे अपना मैसेज उसको भी कर रहा हूँ जो न्यूट्रल है, जिसको कि मैं चाहता हूँ कि मेरी तरफ आ जाए। तो जाट आरक्षण को जिस तरह से केंद्र सरकार ने जो रिस्पॉन्स आया है और जो राज्य सरकार का रिस्पॉन्स आया है, निशात भाई ने उसकी तरफ इशारा किया है, पुरुषोत्तम जी ने भी इशारा किया है, वो बड़ा मैसेज है उन कॉन्स्टिट्यूएंसी को जिन्हें हम डोमिनेंट कास्ट कहते थे एम एन श्रीनिवासन की भाषा में, चाहे वो मराठा हो, गुजरात में जाट हो या पटेल हो। आप ये कह रहे हैं कि आपका विक्टिमहुड का आर्ग्यूमेंट कहीं ना कहीं पर एक लेजिटिमेट पॉलिटिक्स बन सकती है। लेकिन हिलाल साहब, इसके साथ ही सवाल का दूसरा हिस्सा ये बन जाता है कि क्या ये जो वो बिरादरियां हैं, वो समुदाय हैं जो कमज़ोर हैं, क्या ये उनके खिलाफ भी मुहिम है?
एग्जैक्टली ये उनके खिलाफ तो मुहिम है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा, जैसे मैंने कहा कि वाइडर पर्सपेक्टिव में रखकर देखना चाहिए। समस्या कहाँ पर आती है, वो है इंफॉर्मेशन की। अभी तक हम जो मंडल का हमारा जो क्राइटेरिया है वो है 1931, उसके बियॉन्ड तो हम गए नहीं। अभी तक हमें पता नहीं है कि आखिर किन आधारों पर किसी समुदाय को हम बैकवर्ड या फॉरवर्ड मानेंगे। लेकिन यहाँ ये कहाँ से निकलता है, देखिए क्यों ये पॉसिबिलिटी बन जाती है इस आरक्षण की। उसकी ये है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इम्परमानेंसी ऑफ बैकवर्डनेस की बात करता है। वो ये कहता है कि आप परमानेंट बैकवर्ड कोई नहीं हो सकता। जो फिलोसफी ऑफ अफर्मेटिव एक्शन है वो ये कहती है कि आप आएंगे और जाएंगे। तो यानी समूह बदले जाएं और जो है दूसरे लोगों को भी मिले जल्दी से इसमें जल्दी। जरा जोड़ दें इसमें जी। ये जो बात अभी आपने की उनके खिलाफ भी है, उनके हक में भी है। खिलाफ इस माने में है कि ये कोटा है और इसी में वो शेयर मांग रहे हैं, तो अब हमारी बारी है। लेकिन उसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं क्योंकि मॉडल ओरिजिनली उन जातियों ने दिया था, उसके खिलाफ कैसे जाएंगे? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि जब आरक्षण की बात की जाती है एक साफ दिमाग और जमीर के साथ, तो उसमें आरक्षण की ये जो वन वे स्ट्रीट है इसे कहीं ना कहीं खत्म होना होगा, चाहे व्यक्ति के धरातल पर चाहे समूह के धरातल पर। आज आलम यह है कि आरक्षण में जाते समय निकलता कोई नहीं। जब तक आप निकलेंगे नहीं तब तक ये अद्भुत स्थिति है कि आज आप अपने समुदाय के पिछड़े होने का प्रमाण देने के लिए व्याकुल है, बजाय ये कहने के कि भाई हम तरक्की कर गए, हमारे सोशल एटीट्यूड्स, क्योंकि मंडल ने जो पैमाने बनाए थे उसमें सोशल एटीट्यूड्स की बात थी, परसेंटेज ऑफ एजुकेशन की बात थी। इन पैमानों पर अपनी उपलब्धि रेखांकित करने की बजाय, चूंकि आपको आरक्षण चाहिए तो आप अपनी कमजोरियां। लेकिन पुरुषोत्तम जी, ये बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट है जो दरअसल आरक्षण विरोधी जो लोग हैं ये इस्तेमाल करते हैं कि जो पूरी विक्टिमहुड की राजनीति तैयार की है वो आरक्षण ने तैयार की है, तो फिर वो कुछ ही समुदाय तक सीमित क्यों रहे? इसमें देखिए एक बात हमें बहुत साफ तौर से समझ लेनी चाहिए, जैसे हिलाल ने कहा और इन्होंने निशात ने भी कहा, हिंदुस्तान की सामाजिक सच्चाई ये है कि जब तक आप किसी ना किसी तरह का एफर्मेटिव एक्शन, किसी ना किसी तरह का कॉन्शस इंक्लूजन नहीं अपनाएंगे, आप इस देश में ना सच्चा लोकतंत्र हासिल कर सकते हैं ना सच्चा नेशनलिज्म हासिल कर सकते हैं। सवाल यह है कि उसके तरीके क्या हों, उसके पैमाने क्या हों। आज से कोई 7 साल पहले जब हायर एजुकेशन में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की बात की गई थी तो मैंने एक प्रस्ताव किया था और जिसका नाम था मल्टीपल इंडेक्स एफर्मेटिव एक्शन, मल्टीपल इंडेक्स रिलेटेड एफर्मेटिव एक्शन, संक्षेप में मीरा। क्योंकि इस देश में पिछड़ेपन का और एक्सक्लूजन का एकमात्र आधार जाति नहीं है, जेंडर भी है, आपका धार्मिक समुदाय भी है, आप किस तरह के स्कूल में पढ़े हैं वो भी है, आप किस इलाके से आते हैं वो भी है। तो उन सबको ध्यान में रखकर अगर आप एफर्मेटिव एक्शन करेंगे तो उसकी सूरत कुछ अलग होगी। मैं मानता हूं कि वो ज्यादा डेमोक्रेटिक और इंक्लूसिव होगा। केवल और केवल जाति या किसी एक पैमाने पर आधार पर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं नतीजे वैसे ही निकलेंगे जैसे निकल। बृजमोहन सिंह, ये बताइए कि जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, जो अंदरूनी राजनीति है बीजेपी के अंदर, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, बीजेपी वर्सेस दूसरी पार्टियां जो इस पूरे मैदान में खेल रही हैं, वो इस हालात के लिए कहां तक जिम्मेदार है? क्योंकि ये भी बताया गया कि जब 2 दिन तक हालात नहीं संभले तो मुख्यमंत्री को बीजेपी आला कमान ने कहा कि आप साइड हो जाइए, आप यहाँ बैठिए, और अब जो दूसरे 2 नेता हैं, जाट नेता हैं बीजेपी के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, वो ये कमान संभालेंगे। देखिए बात निकल के वहीं से आती है क्योंकि 1966 में जब हरियाणा स्टेट का निर्माण हुआ उसके बाद से 12 में से 9 जो मुख्यमंत्री बने हरियाणा के वो जाट ही रहे हैं। और अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं खट्टर साहब, ये पंजाबी कम्युनिटी, खट्टर कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन हैं ये उसी रोहतक शहर से। और रोहतक शहर की बात करूं तो रोहतक शहर में जो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है उसके पीछे जो नॉन जाट कम्युनिटी है उनका बहुत बड़ा योगदान है, खासकर पंजाबी कम्युनिटी, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कम्युनिटी है सैनी कम्युनिटी। शहर के अंदर में इनका जो व्यापार है उसमें कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। शहर की जो चमक बनी रहती है व्यापारियों की वजह से बनी रहती है। मेरी बहुत सारे व्यापारियों से कल मुलाकात हुई। एक सैनियों का मोहल्ला है बहुत बड़ा, जिस बाज़ार को आग के हवाले किया गया, वहाँ ज़्यादातर लोग यही कह रहे थे कि कुछ समुदाय के द्वारा उनको ये कहा गया, पंजाबी में कहा गया कि इन्हों थल्ले लाना, मतलब थल्ले का मतलब नीचे, कि जो लोग सामाजिक स्ट्रक्चर में ऊपर आ गए हैं उनको नीचे लाना फिर से। तो इसके पीछे एक वजह यही आप देख सकते हैं कि जो इतने सालों के बाद, पिछले 15 साल के हिस्ट्री को आप देख लीजिए, 2 बार हुड्डा की गवर्नमेंट रही, उसके पीछे ओम प्रकाश चौटाला की गवर्नमेंट रही, तो उसमें जाटों का जो डोमिनेंस वहाँ के पॉलिटिक्स में देखने को मिला था उसको हरियाणा की जनता ने किन्हीं कारणों से एक तरह से दरकिनार कर दिया। जो 30% के आसपास जाटों की आबादी है उनको सत्ता में आने का मौका नहीं दिया। तो इस वजह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जाट समुदाय के अंदर में भी पावर को फिर से अचीव करने की, अपने आप को रीअसर्ट करने की एक जो व्याकुल है
एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जो जिनके पास में पावर ज़्यादा रहा है, जी। एक तरह से फिर से रीअसर्ट करने की ये प्रोसेस कोशिश में है। देख रहा हूँ पूरा हाँ, का पूरा। लेकिन ब्रिज ये बताइए, पहली बात तो ये है कि मांग उठती रही है पहले भी आरक्षण की, लेकिन इस बार वायलेंस क्यों हुआ, इस बार हिंसा का सहारा क्यों लिया गया, हिंसा को एक हथियार के तौर पर जहां दोनों मेहमान कह रहे हैं क्यों इस्तेमाल किया गया। और दूसरी खास बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो सामाजिक ताना बाना है, जो जाटों का और बाकी जो 35 आप बिरादरियों का जिक्र कर रहे हैं, वो किस तरह प्रभावित हुआ है इस पूरे दंगे, इस पूरे तमाशे के बाद? देखिए, जो एक सबसे प्राथमिक वजह जो मुझे दिखाई दी शुरुआती दिनों में, एक हफ्ते पहले, दंगे को रोका जा सकता था क्योंकि पुलिस भी वहाँ मौजूद थी, आर्मी तभी वहाँ नहीं आई थी, तो शायद इसको रोका जा सकता था। लेकिन एक स्ट्रक्चर आप देखें पूरा का पूरा, जो पुलिस फोर्स है हरियाणा का, 50-60% के आसपास में जो कांस्टेबल रैंक के अधिकारी होते हैं ज़्यादातर, उसमें ज़्यादातर जाट कम्युनिटी के लोग हैं। उन्होंने अपने साथियों के ऊपर, अपने परिवार वालों के ऊपर हथियार उठाने से इनकार कर दिया। ये बात मेरी कई लोगों से हुई है कि उन्होंने फौरी तौर पे एक्शन नहीं लिया। जिस सैनी मोहल्ले का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, उसी मोहल्ले के बीच में वहाँ का पुलिस स्टेशन भी है, जिसके साथ में 30-35 दुकानें जो जली, उसके साथ में पुलिस स्टेशन भी है। आर्मी भी वहाँ पहुँची, तो आर्मी को कहा गया, मौखिक तौर पे कहा गया कि जिनको आप दंगा करते हुए देखते हो उनके ऊपर आप गोली चलाओ। लेकिन सच्चाई ये है कि उनको लिखित तौर पे कोई आदेश नहीं दिया गया। जब तक आर्मी के जो कमांडर होते हैं, वहाँ जो चीफ होते हैं, उनको आप लिखित तौर पे आदेश नहीं देते, तो वो गोली चलाने के लिए वो तैयार नहीं होंगे कभी भी, और उन्होंने गोली चलाई भी नहीं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि पुलिस की ढिलाई रही है, सेना की ढिलाई भी रही है, प्रशासन एक मूक दर्शक बन के देखता रहा। हम जो बड़ी जो तस्वीर है उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन फौरी तौर पे इसको रोका जा सकता था अगर 24 घंटे में, जैसा कि पुरुषोत्तम जी कह रहे थे कि 24 घंटे में या 48 घंटे में अगर हम रोक लेते जी। तो इतना भीषण ये नहीं होता। बिल्कुल। तो कई सवाल ये उठ रहे हैं कि हरियाणा, जिसको कि एक नया इन्वेस्टमेंट हब कहा गया, एक पूरा, हालांकि कुछ लोग कंक्रीट जंगल भी कहते हैं, लेकिन वाकई वो तमाम आकर्षण की वस्तुएं वहाँ तैयार की गई जिससे लोग आएँ वहाँ इन्वेस्ट करें। आखिरी सवाल पुरुषोत्तम जी, ये बताइए कि अब इस इन्वेस्टमेंट का जो पूरा माहौल तैयार किया गया था, जो हरियाणा एक नया राज्य बनाने की बात हुई थी, अब इसके ऊपर क्या आपको लगता है इसके ब्रांड पर असर पड़ेगा? डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि देखिए, इन्वेस्टमेंट करने वाला चाहे देशी हो या विदेशी हो, उसे सबसे पहले चाहिए सिक्योरिटी, सबसे पहले उसको चाहिए व्यापार करने का, उद्योग करने का सही वातावरण, सस्ता लेबर, सहयोग करने वाली सरकार। जहां हालत ये हो कि आपके खुद के आंकड़ों के मुताबिक लगभग 25,000 करोड़ की संपत्ति जला दी जाए, 34,000 करोड़ की, जहां आलम ये हो, जैसा वो बता रहे हैं ब्रजमोहन, कि पुलिस और प्रशासन खड़ा देख रहा है और व्यापारियों के शोरूम जल रहे हैं, फैक्ट्रियां जल रही हैं, तो निश्चित रूप से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पर तो इसका बहुत विपरीत असर पड़ेगा, निश्चित रूप से। ये जो कुछ हुआ है, ये हरियाणा के केवल सामाजिक ताने बाने के लिए नहीं, आर्थिक भविष्य के लिए भी बहुत चिंताजनक डेवलपमेंट। हिलाल साहब, बताइए कि अब आरक्षण चूंकि वादा हो गया है तो मिल ही जाएगा, किस तरह के सामाजिक जो है नतीजे और राजनीतिक आप देख रहे हैं? क्या जो हरियाणा की पॉलिटिक्स है, जाट वर्सेस नॉन जाट, दूसरी बिरादरियां, क्या ये बदलेगी? नहीं, लेकिन पहली बात तो यही है कि क्या वाकई इस वायदे का इम्प्लीमेंटेशन होगा कि नहीं होगा। मुझे इस पे शक है, क्योंकि कमेटी बिठाई गई है, बिल आएगा, और जो बिल आएगा 50% का कैप है, 50% का कैप है, तो वो कैसे उसको वो बाईपास करेंगे? सुप्रीम कोर्ट रद्द कर चुका सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द भी कर चुका है। 50% पार कर चुके तो हैं। सवाल ये यहाँ पर ये है कि 50% हो इसकी चुका है। संभावनाएं कितनी हैं, क्योंकि ये हमेशा कमेटी बनने का मतलब, आप जान लीजिए राजनीति में ये है कि फिलहाल आप डिले थोड़ी करने देर की आप कोशिश डिले है। कर लीजिए, इसको हो जाएगा एक चीज़। लेकिन ये एक बड़े और व्यापक सवाल की तरफ इशारा है आपका, और वो ये है कि अगर ऐसा हुआ, क्योंकि बहुत सारी जगह पर लेजिस्लेचर के थ्रू आप जो है वो पॉलिटिकल ग्रुप्स को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है सरकारें, चाहे वो महाराष्ट्र में हो या वो गुजरात में हो और जब हरियाणा में हो। तो यहाँ पर, और इससे साफ एक इंडिकेशन बीजेपी देना चाहती है, संघ ने भी कह दिया है कि हम रिजर्वेशन पर पुनर्विचार करना चाहते हैं। पुनर्विचार निसंदेह होना चाहिए, लेकिन वो फिलॉसफी ऑफ फिलॉसफी ऑफ अफर्मेटिव एक्शन के फ्रेमवर्क में होना चाहिए। आपको ये मानना पड़ेगा, जो पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं, मीरा की दिशा आपको मीरा की जो बात कह रहे हैं कि आपको केवल एक आधार पर नहीं करना पड़ेगा, आप उसके लिए इंडेक्स बनाइए। उस दिशा में मुझे नहीं लगता कि सरकार चिंतित है। बहुत संक्षेप में निशाद जी ये बताइए कि फिलहाल क्या ये आग, अगर ऐसा होता है, जो कि मुश्किल लगता है अभी, क्या दूसरे राज्यों में भी फैल सकती है कि जो डोमिनेंट कास्ट हैं, जो डोमिनेंट ग्रुप्स हैं, वो भी अपने लिए आरक्षण की मांग करें? यकीनन फैलेगी, जैसे कि मैंने कहा, ये कॉन्टेजियस मामला है, लेकिन अब इसको आखिर में यही कहा जा सकता है, इसके लार्ज पर्सपेक्टिव में अगर रखा जाए तो
देखिए ये सोशल जस्टिस के सवाल से उठा हुआ है और इसी को जोड़ से देखने की कोशिश की जा रही है। हमें सोशल जस्टिस की बुनियाद को या तो शिफ्ट करें या जो अभी मौजूदा मॉडल है यानी इनहेरिटेड आइडेंटिटी, कास्ट रिलीजियस आइडेंटिटी और कास्ट आइडेंटिटी जो है उसकी बुनियाद पर सोशल जस्टिस के मामले को आगे बढ़ाया। मौजूदा सूरत हाल में तो मुझे यही लग रहा है कि ये सारा मामला इस तरफ बढ़ रहा है कि जिस जाति की जितनी आबादी है उस हिसाब से रिजर्वेशन दे दिया जाए। आखिर में यहीं पर जाकर यहीं पर बात खत्म होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। तो साफ तौर पर जिस तरह से हिंसा के जरिए अपना अधिकार जिसे कह रहे हैं जाट, अगर वो मांगने की कोशिश हो रही है और मिल जाता है तो अपने आप में काफ़ी खतरनाक इसके नतीजे हो सकते हैं। और शायद जिस तरह से मेहमान यहाँ पर कह रहे हैं कि आरक्षण की जो पूरी परिभाषा है, जो पूरा कॉन्सेप्ट है, शायद उसे फिर से रीडिफाइन करने की जरूरत पड़े। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।